हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज योर नेक्स्ट क्लास ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट ट्रांसफर, चेंज इन एंट्रोपी और उसका रिलेशनशिप, इन सब के बारे में हम वन बाय वन ड्राइव करके सीखेंगे। तो लेट अस सी। जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो जर्नल रिलेशनशिप P v to the power n is equal to constant is known as polytropic process। यानी जो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है ये जर्नली इस रिलेशनशिप को फॉलो करेगा। और यहाँ पे जो n है ये आपके पास पॉलीट्रोपिक इंडेक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। दैट इज कॉल्ड अ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। Okay dear students, now we are discuss work done transfer during the process from 1 to 2। यानी एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है। लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से। तो ये रहा आपका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ये जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है ये एक्सपेंशन प्रोसेस के केस में है। ये जो प्रोसेस है आपका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में, प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट। और जो ये आपके पास रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ये आपके पास रिलेशनशिप शो कर रहा है P v to the power n is equal to constant during the expansion process, during expansion process from 1 to 2 स्टेट। ये आपके पास सपोज कीजिए ये फर्स्ट स्टेट है जो इनिशियल स्टेट है, और ये जो फाइनल स्टेट है ये आपकी सेकंड स्टेट है। तो जो प्रोसेस स्टार्ट होएगा फ्रॉम 1 to 2। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जो इनिशियल स्टेट पे आपके पास जो रिलेशन आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन P एंड V, यानी प्रोडक्ट होएगा प्रेशर और वॉल्यूम का। इनिशियल स्टेट के ऊपर भी वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, और फाइनल स्टेट के ऊपर भी जो उसका प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। जो ये आपके पास कर्व लाइन आती है, इस कर्व लाइन को आप कहते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जो ये प्रोसेस है आपका, इसके अंदर किसी भी एट पर्टिकुलर स्टेट पे, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर निकालते हो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन बनता है, क्या प्रोडक्ट निकलता है, तो वो हमेशा कांस्टेंट ही कहलाएगा। तो देखिए समझने की कोशिश करना। यहां पे जो रिलेशन बनेगा ये आपके पास आएगा, ये है वॉल्यूम V1 और ये वॉल्यूम V2। हियर प्रेशर P1 एंड प्रेशर P2। ये जो ग्राफ है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लाइन है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है सर? इस केस में ये तो है फ्रॉम 1 to 2 स्टेट जो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1 to 2। जब आपने किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई की है, तो हीट सप्लाई करने के बाद जो रिलेशन बनता है ये एक्सपेंशन प्रोसेस का केस है, क्योंकि जब से हीट सप्लाई करोगे तो वहां पे वर्क डन मिलेगा। यही रिवर्स भी हो सकता है। तो रिवर्स कैसे होएगा? दैट इज फ्रॉम स्टेट 2 to 1 ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो ये ड्यूरिंग कंप्रेशन का जो रिवर्स आएगा डायरेक्शन होएगी इसकी 2 to 1। तो इस केस में भी जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम का जो रिजल्ट बनेगा वो भी कांस्टेंट रहने वाला है। P2 V2 टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रहेगा। और इस कर्व लाइन को आप कहोगे, ये जो है आपके पास, ये जो कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन, इसका भी जो आपके पास प्रोसेस यानी प्रोडक्ट बनेगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, वो भी कांस्टेंट रहने वाला है। ये ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस।
तो कंप्रेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होएगा वो होएगा आपका 2 to 1। कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर क्या होएगा, कूलिंग करेंगे आप। जब कूलिंग करते हैं, और ये क्या आएगा, हीटिंग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हीटिंग। कूलिंग के टाइम में अगर किसी प्रोसेस से, किसी सिस्टम से आपने हीट को रिजेक्ट करना है, तो हीट जैसे ही आप रिजेक्ट करते हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सटर्नल वर्क देते हो किसी सिस्टम को, तो जो वो वर्क डन होएगा वो नेगेटिव कहलाएगा, और वहां से जब हीट रिजेक्ट होगी सिस्टम से तो वो भी नेगेटिव कहलाएगी। इन दैट केस ऑफ एक्सपेंशन, जैसे ही आप सिस्टम को हीट देते हो तो वो कहलाएगी पॉजिटिव। वहां पे जब वर्क डन निकलेगा वो कहलाएगा, वो भी कहलाएगा पॉजिटिव। तो आपने नोट करके लिखना है, ये बात याद रखनी है। आप यहां पे नोट लिख लीजिए, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस वर्क डन by the system is always positive, and during compression work done to the system या on the system is always negative। is that clear? मान लीजिए ये आपके पास कोई एक सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, जैसे ही आपने इसको हीट दी है, जैसे ही आपने हीट ऐड की है, तो ये सिस्टम आपको वर्क डन करके देगा। ये सिस्टम आपको क्या करके देगा, वर्क डन करके दे रहा होगा। डेट इज, मान लीजिए कोई गैस है तो यहां से वर्क निकलेगा, तो वर्क ये वर्क होएगा, ये जो वर्क होएगा ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर इस सिस्टम से जैसे आपने इसको हीट ऐड की है, इस सिस्टम में हीट सप्लाई की है, तो ये जो सिस्टम होएगा ये क्या होगा, हीट अप हो जाएगा, ये गर्म होएगा। मान लीजिए आपको इससे हीट रिजेक्ट करनी है, तो आप जैसे इससे हीट रिजेक्ट करोगे, इस सिस्टम से हीट रिजेक्ट करोगे, तो यहां से आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। जैसे आप एक्सटर्नल वर्क दोगे तो ये जो वर्क कहलाएगा ये नेगेटिव वर्क कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपने याद रखना है कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आगे हम अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका, इसमें वर्क डन कितना रहेगा, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलीट्रोपिक, ईच एंड एवरी प्रोसेस ड्राइव एंड फाइंड वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी एंड हीट ट्रांसफर। तो देखिए, वर्क डन ड्यूरिंग द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, सबसे पहले आपने फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2 स्टेट। वी नो डेट वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां पे आपके पास जो प्रोसेस स्टार्ट है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आ रहा है। ये जो कर्व लाइन है, ये लाइन दिखा रही है आपको, ये है आपके पास एक्सपेंशन के केस में। जब एक्सपेंशन के केस में आप निकालोगे तो कि वर्क डन के अंदर कितना चेंज आया है, तो चेंज निकालना है तो आपको फ्रॉम स्टेट 1 to 2, जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं आप 1 to 2, ये P इंटू डी बी, यहां पे जो आपके पास रिलेशन बन रहा है वो P V टू द पावर N इज इक्वल टू हर एक ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे आप निकालते हो तो ये कांस्टेंट ही रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो जब ये कांस्टेंट रहने वाला है तो यहां से आप ये कह सकते हो कि पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू सी, हाँ या ना, ये कह सकते हो कि इस पे जो वैल्यू आएगी, जैसे
ये देखिए कांस्टेंट यहाँ पे भी है, इनिशियल स्टेट पे, फाइनल स्टेट पे भी ये कांस्टेंट ही है। हालांकि ये स्टेट फाइनल है, ये इनिशियल है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पोजीशन पे आप निकाल लो तो ये कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो अगर मैं यहां से p की वैल्यू निकाल लूं तो p की वैल्यू क्या आएगी, c डिवाइड बाय v टू द पावर n, हाँ है ना, तो ये वैल्यू रहेगी। जैसे इस की वैल्यू आप इक्वेशन 1 इस इक्वेशन में पुट करते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, c डिवाइड बाय v टू द पावर n इंटू dv, लिख सकते हो ना। नाउ जो ये इक्वेशन है, अब इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सी है, बिफोर हीटिंग, फाइनल पोजीशन कौन सी है, आफ्टर हीटिंग। तो जो ये पोजीशन है ये आफ्टर हीटिंग वाली है, आफ्टर हीटिंग, और ये जो पोजीशन है ये बिफोर हीटिंग है। ये कौन सी पोजीशन है, बिफोर हीटिंग, बिफोर हीटिंग, और ये आफ्टर हीटिंग। तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन। तो जैसे यहां पे आप इंटीग्रेट करते हो, यहां पे किसके विद रिस्पेक्ट टू में इंटीग्रेशन हो रही है, वॉल्यूम के, तो v1 टू v2। तो ये आपके पास जो वर्क डन आएगा 1 to 2, ये वर्क डन आएगा आपके पास। इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट में हो रही है, वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन हो रही है तो c यहाँ पे कांस्टेंट है, c की वैल्यू आप बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन करनी है v1 टू v2 dv डिवाइड बाय v टू द पावर n। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास आएगा c इंटू वी टू द पावर v। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको सर ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, c इंटीग्रेशन v1 टू द पावर v2 और v इनवर्स पावर ऑफ इनवर्स इंटू dv। जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगी, c इंटू वी टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस n प्लस 1, और अब लिमिट कहां से कहां तक है, v1 टू v2, v1 टू v2। ठीक है, क्यों आती है ये, क्योंकि आपको ये पता है, क्यों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी की भी जब इंटीग्रेशन करते हैं, किसी की भी आप इंटीग्रेशन करते हो, जैसे x टू द पावर n इंटू डी एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि इस वेरिएबल की पावर कितनी है n, उसको n प्लस 1 और डिवाइड बाय n प्लस 1 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए यही इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस एन इंटू डी एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आएगी, x टू द पावर माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस एन प्लस 1। इज डेट क्लियर। तो ये चीज बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको आने चाहिए। जैसे आप इसको वैल्यू को पुट करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, ये c, ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये माइनस एन प्लस 1 ये क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और सोल्व होएगा अंदर। अब इस v की वैल्यू एक बार v2 पुट करनी है और एक बार v की वैल्यू v1 पुट करनी है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, v2 में से v1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यानी आप इसको लिखोगे v2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस v1 टू द पावर n प्लस 1। ओके, तो आगे ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा c डिवाइड बाय माइनस एन प्लस 1। यहां इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास v2 डिवाइड बाय v2 द पावर n माइनस v1 डिवाइड बाय v1 टू द पावर n, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जो ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी। अब इस इक्वेशन में डियर स्टूडेंट्स आपने c को इसके साथ फर्स्ट वन मल्टीप्लाई करना है और c को सेकंड टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्टेट कौन सी है, ये फाइनल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट में जो c की वैल्यू थी, फाइनल स्टेट में जो c की वैल्यू थी वो किसके इक्विवेलेंट थी, वो इसके इक्विवेलेंट थी। जैसे आप इस c की वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू ये पुट करोगे तो यहाँ पे ये पुट कर देना आपने, सेकंड एज इट इज यहाँ पे। तो कैसे करना है, लेट अस सी। यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटू c v2 डिवाइड बाय v2 द पावर n माइनस c
v1 डिवाइड बाय v1 टू द पावर n, हाँ है ना। तो ये वैल्यू रहेगी, जैसे मैंने c से अंदर मल्टीप्लाई करा तो c दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। जैसे ये मल्टीप्लाई होती है तो ये क्या आएगा अब आपके पास, ये जो W का वर्क डन की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है आपके पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ C एट इन दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में आप C की वैल्यू पुट करते हो तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन सी स्टेट है, ये जो स्टेट है ये फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट वाली जो C की वैल्यू है, फाइनल स्टेट पे जो C की वैल्यू है वो ये है, फाइनल स्टेट पे जो C की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, इस C की वैल्यू n+1 इंटू पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन दिस इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है वो ये इस प्रकार से आ जाएगी, किस प्रकार से, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। सिमिलरली एट स्टेट फर्स्ट, तो यहां पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है, जैसे ही आप करोगे तो देखिए ये v1 टू द पावर n सेम है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रही है, इधर डिवाइड हो रही है, तो ये कट जाएंगी। जैसे ये कटेगी तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ जाएगा -n+1 इंटू P2V2 माइनस P1V1, तो ये आएगा P2V2 माइनस P1V1, ठीक, ओके। देखिए तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो आप, तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि सर ये इक्वेशन आ गया हमारे पास P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय -n+1, तो और करके इसको आप साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस है प्लस कर लीजिए, ये प्लस है ये माइनस कर लीजिए। इट मींस आप जो नेगेटिव साइन है वो कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप कॉमन लोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। तो वर्क डन आपके पास P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाय n-1। तो आप इस वर्क डन को कैसे लिख सकते हो कि ये P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाय n-1, और यही आगे चल के इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप कि जो ये वर्क डन होगा, ये वर्क डन जो होगा ये आपके पास कहलाएगा P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाय n-1, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ PV फ्रॉम जर्नल इक्वेशन। PV क्या होती है, MRT की फॉर्म में होती है। तो जैसे आप इसको जर्नल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो ये MR इंटू T1 माइनस T2 डिवाइड बाय n-1, ये कैसे आया, अरे सर जर्नल इक्वेशन से, फ्रॉम जर्नल इक्वेशन PV किसके बराबर होती है, MRT के बराबर होती है या नहीं होती। तो वो वैल्यू हमने क्या की, P1V1 की वैल्यू पुट कर दी, P1V1 की जैसे वैल्यू पुट करोगे तो ये P1V1 इज इक्वल टू MRT1, P2V2 MRT2, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ से भी सब्ट्रैक्शन किया, MR कॉमन आ जाएगा, T1 माइनस T2 आ जाएगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी इक्वेशन को आगे आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि जो ये इक्वेशन है ये इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है इन केस ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट की फॉर्म में। तो ये आएगा T1 माइनस T2 डिवाइड बाय n-1। ऐसे कैसे सर, ऐसे PV टू द पावर PV इज इक्वल टू MRT होता है। ये आपको पता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किसके बराबर होता है, मोलिकुलर वेट इनटू आर के, मोलिकुलर वेट इनटू आर के, हाँ है ना। तो जैसे ये आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय m। तो ये जो m है यहां से हटके यहां नीचे शिफ्ट हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r हियर। जैसे आप r की वैल्यू यहां पे पुट करते हो तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा इस फॉर्म में, हाँ है ना। और आपको पता है कि सर वी नो डेट मास ऑफ एनी सिस्टम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, यानी इसके बराबर होता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m डिवाइड बाय m इज इन द फॉर्म ऑफ n की फॉर्म में, यानी इसकी वैल्यू आप n की फॉर्म में यहां पे लिख सकते हो। तो ये m डिवाइड बाय m n r टू द पावर
ये जो इसके सिर पे लगी है पावर है इंटू टी, तो PV इज इक्वल टू nRT। अगर डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस आएगा T1 माइनस T2। तो इस फॉर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये ईच एंड एवरी प्रोसेस में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप इसको समझने की कोशिश करना। तो वर्क डन जो आएगा ड्यूरिंग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वो ये आएगा। जैसे आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे होंगे तो न्यूमेरिकल में लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की जो डिमांड होगी, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चंस, जो वैल्यू पुट करनी होगी वो यहां से देख के आप पुट कर सकते हो, यहां से इस रिलेशन से। तो ये आपके पास एक रिलेशन आया वर्क डन निकालने का ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम कि इसके अंदर कितनी हीट ट्रांसफर हुई है, इसके अंदर कितनी हीट ट्रांसफर हुई है। तो नेक्स्ट ये पहला स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेकंड, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस कौन सा 1 to 2 एक्सपेंशन प्रोसेस में कितनी हीट ट्रांसफर हुई है। तो वी नो वेरी वेल हीट बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हीट किसके इक्विवेलेंट होती है, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यूज करते हैं तो वो किसके बराबर होगी, जो आपके पास हीट होगी वो किसके बराबर होती है, वो होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के। हाँ या ना। तो ये प्रोसेस कहां से है 1 to 2। तो जैसे आप प्रोसेस 1 to 2 स्टार्ट कर रहे हो तो ये 1 to 2 आपके पास आ गया। आपने वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, ये है व्हेन यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हो तो यहां से आप ये यूज कर सकते हो कि हीट किसके इक्विवेलेंट होती है, इसके इक्विवेलेंट होती है। तो आपके पास जो हीट आई है, जो आपके पास हीट आई है वो 1 to 2 कितनी है, 1 to 2 ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, CV इंटू dt प्लस, क्यों, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है इसके अंदर, इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2 वो कितनी है mCV इंटू dt। और सर ये क्या है mCV इंटू dt, dt हेयर डिफरेंस बिटवीन फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर। तो जो dt है आपके पास वो क्या है, डिफरेंस है एब्सोल्यूट फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है वो आपके पास dt है। तो वैल्यू आप पुट करोगे इसकी, जैसी वैल्यू पुट करोगे तो ये जो वैल्यू होगी ये T2 माइनस T1 है। रिमेंबर दैट, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। ओके, वर्क डन की वैल्यू अभी निकाली है, वर्क डन की वैल्यू ये है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये टेम्परेचर वाली ले लो आप, mR इंटू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई n माइनस 1। इज दैट क्लियर। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। जैसी वर्क डन की वैल्यू पुट की है तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो यही लिख लेते हैं, और करके मैं यहीं पे लिख रहा हूं, और इसको वर्क डन को पहले लिख लो प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लिख लो। तो ये आपके पास जो हीट आएगी ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 ये आएगी, क्या जाएगी आपके पास, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं mR इंटू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई n माइनस 1 प्लस दिस वन mCV चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैंने बताया चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी थी, T2 माइनस T1। हाँ या ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइनल में से इनिशियल एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां पे आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, जो डिफरेंस ये रहा। ठीक है सर। नाउ मूव ऑन करते हैं आगे। mR यहां पे डिफरेंस है इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाय n माइनस 1। अगर आप इस इनिशियल टेम्परेचर को आगे और इस फाइनल टेम्परेचर को पीछे, यानी कहने का मतलब है इनकी जो साइन चेंज कर लेते हो तो माइनस साइन बाहर निकाल लोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हाँ या ना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये CV इंटू T1 माइनस T2, इस लाइन को याद रखना तो फायदा हो जाएगा। तो अब देखिए
यहाँ पे ये जो m है, यहाँ पे भी m है, ये जो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे है वही चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे भी है। आप इस चीज को कॉमन ले लीजिए। जैसे आप इसको कॉमन लोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो इक्वेशन आएगी, अब किस फॉर्म में आएगी, r डिवाइड बाय n-1 माइनस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ cv बचेगा। हाँ है ना। वी नो वेरी वेल, वी नो डेट फ्रॉम दिस रिलेशन cv इज इक्वल टू r डिवाइड बाय cp डिवाइड बाय cv। क्या होता है, cp डिवाइड बाय cv क्या होता है, ये आइडियाबैटिक इंडेक्स होता है। ये जब हम बोथ अगर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में रेशो लेते हैं तो आपके पास आइडियाबैटिक इंडेक्स आता है। तो ये यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, आइडियाबैटिक इंडेक्स यानी गामा, इसको कहते हैं गामा डिवाइड बाय 1। तो ये आपके पास आएगा, यानी CV की जो वैल्यू आएगी सर वो ही आएगी R डिवाइड बाय गामा। तो यहाँ पे CV की वैल्यू पुट कर सकते हो, हाँ जी सर कर सकते हैं। तो m इंटू T1 माइनस T2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ CV दिस। तो जैसे आप यहाँ पे पुट कर रहे होंगे तो ये आपके पास R यहाँ पर भी है, R यहाँ पर भी है, खींच के बाहर निकाल लीजिए, कॉमन आ जाएगा। तो mr इंटू T1 माइनस T2, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लीजिए। जैसे आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा गामा माइनस 1 माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1। तो ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व होएगी। तो आगे देख लीजिए, ये -1 है, ये +1 है। तो जैसे इनको आप प्लस से माइनस कट जाएंगे, हाँ है ना, प्लस से माइनस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये प्लस से माइनस आप यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए। तो जो ये इक्वेशन है आगे कैसे मूव करेगी, ये इक्वेशन ये चलती आ रही है mr इंटू T1 माइनस T2, यानी टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस, ये प्लस से माइनस कट जाएगा, ये कहलाएगी गामा माइनस n डिवाइड बाय n माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1। हाँ ये ना जी सर। तो यही आगे जाके आपके पास इस फॉर्म में लिख सकते हो आप, गामा माइनस n डिवाइड बाय गामा माइनस 1, गामा माइनस n डिवाइड बाय गामा माइनस 1 ब्रैकेट में लिख लीजिए और इसके साथ इसे इक्वेट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये अभी अभी तो हमने सोल्व किया है कि ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, mr चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय n माइनस 1, ये किसके बराबर होता है, mr चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय n माइनस 1, दैट इज अ वर्क डन। हाँ है ना। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे तो लिख सकते हो, हाँ जी सर लिख सकते हैं, mr चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय n माइनस 1। तो जो आपके पास हीट ट्रांसफर हुई है ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस, वो क्या हुई है, मल्टीप्लाई, ये क्या है, ये टर्म्स मल्टीप्लाई, ये टर्म्स मल्टीप्लाई होगी वर्क डन के साथ, यानी इतने टाइम्स ऑफ वर्क डन, जो हीट ट्रांसफर हुई है इतने टाइम्स ऑफ वर्क डन। तो ये चीज आपके पास क्या है, ये आपके पास है वर्क डन। तो ये आपके पास हीट जो ट्रांसफर सिस्टम में आपने की है वो इतने टाइम्स की है, किसके, वर्क डन के इतने टाइम्स आपने हीट को ट्रांसफर किया है। तो आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। वीडियो को आप ध्यान से बार बार रिपीट करके देख सकते हो, फास्टली कर लेना तो आपको दोबारा से समझ आएगा। कोई भी अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आया, कोई भी कंसेप्ट आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है।